नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के कारण। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से फ्रांस में क्रांति की घटना हुई। फ्रांस की क्रांति मानव समाज की प्रगति में एक ऐसा परिवर्तन बिंदु है जिससे राजनीति, समाज, विचार और अर्थ सभी क्षेत्रों में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। इसने स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना करके मानव गरिमा की रक्षा की। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गहरा असंतोष था। राजा की निरंकुशता तथा कुलीनों के विशेषाधिकार अत्याचार के साधन बन गए थे। चर्च अनाचार और असहिष्णुता के केंद्र हो गए थे। इस घनीभूत असंतोष ने क्रांति को जन्म दिया। इतिहासकारों ने इस संपूर्ण व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था, जिसको आसिया रेजिम के नाम से जानते हैं, का नाम दिया। फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रमुख कारणों की हम बात करेंगे। उसमें पहला कारण है राजनीतिक कारण। इस समय फ्रांस का राजतंत्र निरंकुश किंतु अत्यंत निर्बल था। लुई 16वां इस समय शासक था, जो एक अयोग्य, अकर्मण्य और विलासप्रिय शासक था। उसके दरबारी तंत्र पर लगभग 12 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च हो रहा था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही थी। इसलिए इस खर्चीले राजतंत्र को राष्ट्र की कब्र के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा प्रशासन की व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। शासन पदों की बिक्री होती थी। ऐसी दशा में अधिकारियों में कर्तव्य बोध नहीं हो सकता था। न्याय व्यवस्था भी अत्यंत दोषपूर्ण थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ही त्रुटि के अलग अलग दंड थे। इसलिए इतिहासकार हेजन ने लिखा है कि एक कस्बे में जो बात कानूनन सही मानी जाती थी, वही बात इस स्थान से 5 मील से भी कम दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी मानी जाती थी। स्थान स्थान पर कानून इस प्रकार बदलते थे जैसे यात्री घोड़ों को बदलता हो। न्याय के शासन की मखौल लेत्रे दे कासे, ये कुछ लेटर्स थे, के प्रयोग द्वारा उड़ाई जाती थी। इस प्रकार फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था से जनता अत्यंत असंतुष्ट थी। तो ये पहला कारण था हमारा राजनीतिक कारण, जो कि फ्रांस में क्रांति का एक कारण बना। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का दूसरा सर्व प्रमुख कारण इसका असमान और दोषपूर्ण संगठन था। इतिहासकार मैडलिन के अनुसार 1789 की क्रांति स्वेच्छाचारी शासन पद्धति के विरुद्ध विद्रोह की अपेक्षा समाज की असमानता के विरुद्ध एक प्रबल संघर्ष था। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा जनसाधारण। प्रथम दोनों को व्यापक विशेषाधिकार और छूटें प्राप्त थी और फ्रांस की समस्त भूमि का 40% उनके अधिकार में था। कर बोझ से वो मुक्त थे। सभी उच्च पद उनके लिए सुरक्षित होते थे। और तीसरा वर्ग, जिसको थर्ड एस्टेट के नाम से जाना जाता है, जो विशेषाधिकार विहीन था, इसको किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। इनमें धनी व्यापारी, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, कृषक, साहित्यकार और मजदूर आदि सम्मिलित थे। करों का अधिकांश भाग इनको ही चुकाना पड़ता था, जबकि वे विशेषाधिकारों एवं प्रशासन में भागीदारी से पूर्णतः वंचित थे। उनको पग पग पर कुलीनों के हाथों से अपमानित और शोषित होना पड़ता था। किसान कोरबी जैसे करों तथा अन्य करों के बोझ से छुटकारा पाना चाहता था, तो बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में अपना महत्व पाना चाहते थे, ताकि राज्य की नीति को प्रभावित कर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। वे विशेषाधिकारों की समाप्ति भी करना चाहते थे। तो ये सोशल स्टेटस था जो क्रांति का एक कारण बना।
तीसरा प्रमुख कारण था आर्थिक कारण। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण राज्य की आर्थिक दिवालियापन था। इसलिए कहा गया है कि क्रांति के मूल में वित्तीय कारण थे। इस आर्थिक दुर्बलता के दो मुख्य कारण थे। पहला अनावश्यक युद्ध खर्च और दूसरा राजा और उसके दरबारियों का अतिव्ययी विलासितापूर्ण जीवन। इसके अलावा राज्य की कर प्रणाली भी बड़ी दोषपूर्ण थी। प्रथम और द्वितीय एस्टेट, कुलीन और धर्माचार्य वर्ग जो था, इन पर करारोपण नहीं के बराबर था, जबकि बड़ी बड़ी पेंशनें, ऊंचे पद और व्यापक विशेषाधिकार उन्हीं को ही प्राप्त थे। तीसरा वर्ग, जिसको थर्ड एस्टेट के नाम से जाना जाता था, इस पर बोझ का सबसे ज्यादा भार था। एक सामान्य व्यक्ति की आय का लगभग 80% भाग राज्य, चर्च और सामंतों को दिए जाने वाले करों में चला जाता था। इस पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था से तीसरी श्रेणी के लोगों में भारी घृणा और विद्वेष फैलता जा रहा था। तुर्गो और नेकर, ये क्रांति से पूर्व के तो वित्त मंत्री थे। तुर्गो तथा नेकर जैसे मंत्री जब आर्थिक सुधारों का प्रयास करते थे तो कुलीनों के हस्तक्षेप से उनको पदच्युत कर दिया जाता था और 1788 तक आर्थिक संकट विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया और इस संकट ने घटनाक्रम को इस प्रकार बदला कि फ्रांस में क्रांति हो। अगला कारण है धार्मिक कारण। चर्च के धर्माधिकारी विलासी और सांसारिक हो चुके थे, जिनके प्रति जनसाधारण का सम्मान समाप्त हो चुका था। इसके अलावा पादरी वर्ग को व्यापक वित्तीय, न्यायिक और शैक्षिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। देश की भूमि का 5वां भाग उनके नियंत्रण में था। जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे, किंतु स्वयं चर्च की संपत्ति कर मुक्त थी। किंतु निम्न पादरी वर्ग बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आय से उनका गुजारा चलना मुश्किल हो पाता था। इसलिए साधारण जनता के साथ साथ निम्न पादरी वर्ग भी उच्च धर्माधिकारियों के प्रति जबरदस्त विरोध का भाव रखता था। नेक्स्ट कारण है बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो जैसे विचारकों ने पुरातन व्यवस्था की बुराइयों तथा व्यर्थ की परंपराओं की तीव्र आलोचना की। इससे जनसाधारण में चेतना आई तथा उनका दृष्टिकोण परिवर्तनकारी हुआ। रूसो के शब्दों में, रूसो की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, किंतु आज वे सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, ने फ्रांस में हलचल मचा दी थी। उनकी पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्रांति की बाइबिल के रूप में विख्यात हो गई। नेपोलियन ने भी एक बार कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। इस प्रकार इस बौद्धिक आलोचना ने जनता को क्रांति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया। इसके अलावा एक अन्य कारण की हम बात करें और वो कारण है कि बाह्य प्रभाव या विदेशी घटनाओं से भी क्रांति के लिए भूमिका तैयार की। पहले सप्तवर्षीय युद्ध जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था और बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की आर्थिक दशा को संकटग्रस्त कर दिया था। इसके अलावा लाफायत जैसे जिन सैनिकों ने अमेरिकी संघर्ष में सीधा भाग लिया था, वे वहां के आदर्शों से प्रभावित थे और फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र की जगह उन आदर्शों को स्थापित करने का सपना देखते थे। रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों और को अमेरिका ने अपनाया था। इन आदर्शों जैसे समानता, स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण को अब स्वयं फ्रांस में स्थापित करने के लिए फ्रांस की जनता व्यग्र थी, इसलिए ये यथाशीघ्र परिवर्तन चाहती थी। इन कारणों में सम्मिलित प्रभाव, या हम कहें कि ये सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम ये था कि लुई 16वां, जो तत्कालीन फ्रांस का राजा था, को एस्टेट जनरल का एक अधिवेशन बुलाना पड़ा और यहीं से राज्य क्रांति की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के ये कुछ प्रमुख कारण और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक प्रतिफल से क्रांति घटित हुई। थैंक यू।